गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टर्म पर हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ रहे थे ना। लास्ट टर्म पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो पढ़ रहे थे। एक मिनट रुक जाओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ रहे थे। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, पढ़ा था ना आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय डेल नॉट। पढ़ा था डेल नॉट है ना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको पहले ही बता रखा था डेल नॉट अगर ग्रेटर देन पी होगा तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, अगर डेल नॉट लेस देन पी होगा तो दिस इज द केस ऑफ वीक लिगेंड है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सही पढ़ा था, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, इन ऑक्टाहेड्रल है ना, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। डेल नॉट ग्रेटर देन पी एंड डेल नॉट लेस देन पी, दो केसेस होते हैं। अब जैसे बड़ा आसान है, ये हम लोग लास्ट टर्म में पढ़ चुके थे, वैसे फिर भी बता देता हूं एक बार। अगर जैसे मान लो D4 का केस है, तो अगर D4 का केस आ जाए डेल नॉट ग्रेटर देन P, तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब तक T2G नहीं भर जाएगा तब तक EG में नहीं जाएंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G 4EG0 है ना। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है D6 डेल नॉट ग्रेटर देन P, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, T2G 6 EG0, हाउ मेनी अनपेयर्ड? अनपेयर्ड बताओ कितने? इसके केस में 2 अनपेयर्ड है, इसके केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कर लोगे, इतना तो जानते हो। तीसरा एक और केस ले लेते हैं, D4 केस। D4 केस डेल नॉट लेस देन P, D4 केस डेल नॉट लेस देन P, दिस इज द केस ऑफ वीक लिगेंड। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G 3 EG1, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक और केस ले लेते हैं, D6 डेल नॉट लेस देन P, वीक लिगेंड, T2G 4 EG2, हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो, ये तो तुम्हारे लिए CBSE के लिए बहुत जरूरी है, ये तो CBSE के लिए बहुत जरूरी है, जल्दी से नोट कर लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, डेल नॉट से बताया जाता है डेल नॉट ग्रेटर देन P स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डेल नॉट लेस देन P वीक लिगेंड है। D4 केस डेल नॉट ग्रेटर देन P स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, T2G 4 EG0, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D6 डेल नॉट ग्रेटर देन P स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, T2G 6 EG0। नोट कर लो, ये तो तुमने पढ़ चुका है। अब देखो यार, बहुत आसान केसेस पढ़ा रहा हूं। इतनी तो बात हो गई हमारी है ना, इतनी बात हो गई। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा इसमें बहुत ध्यान से समझना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 जो लिगेंड होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हो तो 4 लिगेंड कहां से अप्रोच करते हैं? 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस। डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, बिटवीन द एक्सिस। 4 लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। जब 4 लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं तो DXY, DYZ और DZX में ज्यादा रिपल्शन फील होता है, ज्यादा रिपल्शन फील होता है। DXY, DYZ और DZX में ज्यादा रिपल्शन फील होता है। और बच्चों अगर मैं बात करूं DX² - Y² एंड DZ² में कम रिपल्शन फील होता है। क्यों कम रिपल्शन फील होता है? क्योंकि इस बार लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं? 4 लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, और बिटवीन द एक्सिस ये 3 ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ, DZX।
इसीलिए इनके केसेस में ज्यादा रिपल्शन होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में कम रिपल्शन फील होता है। आप समझो मेरी बात, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फोर लिगेंड अप्रोच बिटवीन द एक्सेस, जिसकी वजह से dxy dyz dzx में ज्यादा रिपल्शन फील होता है, जबकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में कम रिपल्शन फील होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में आप देखेंगे जो 6 लिगेंड आ रहे हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, उसमें 6 लिगेंड। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, है ना, अप्रोच अलोंग द एक्सिस। जब 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में ज्यादा रिपल्शन फील होता है एज कंपेयर टू dxy dyz एंड dzx। समझ गए? होता क्या है कि अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो 4 जो लिगेंड है वो अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, dxy dyz और dzx, ये वो ऑर्बिटल हैं जो बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो कि एक एक्सियल ऑर्बिटल है, उनको कम रिपल्शन फील होता है। बट अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो उसमें 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, जिसकी वजह से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन फील होता है, dxy dyz और dzx को कम रिपल्शन फील होता है। आप इतनी बात समझ गए होंगे, इतनी बात समझ गए। अब जरा इसमें समझिए आप, इसीलिए जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो एनर्जी जो होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एनर्जी जो होती है वो T2G की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Eg। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी ज्यादा होती है वो T2G की ज्यादा होती है Eg से। एनर्जी जब T2G की ज्यादा होती है Eg से, तो हम डायग्राम बनाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं, अभी आगे बताता हूं आपको, एक और चीज बताऊंगा इसमें। तो 4 लिगेंड अप्रोच बिटवीन द एक्सिस dxy dyz dzx, इनकी ज्यादा रिपल्शन फील होता है जिससे इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को कम रिपल्शन फील होता है, इससे इनकी एनर्जी कम होती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बात समझो। अगर मैं डायग्राम की बात करूंगा तो ये एनर्जी है, ये वो 5 ऑर्बिटल है। जब इनकी एनर्जी बराबर थी सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, जब लिगेंड की स्फेरिकल फील्ड में आते हैं तो पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड, उसमें पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। इस बार ज्यादा रिपल्शन किनको फील हो रहा है? T2G को। तो एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी किनकी होती है? T2G की एवरेज एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है और Eg की एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी होती है ना। ये हमारा क्या कहलाता है? बारी सेंटर। ये कहलाता है बारी सेंटर। इनके और इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है डेल टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। बेटा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ये हम लोगों ने लिख दिया। सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड वाले केसेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व नहीं होते, क्यों? स्ट्रॉन्ग लीगेंड वाले केसेस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व्ड नहीं होते, क्यों ऑब्जर्व नहीं होते? उसके पीछे मैं बता रहा हूं। मतलब जिस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़ रहे थे, डेल नॉट ग्रेटर देन पी, डेल नॉट लेस देन पी, ऐसे केसेस इसमें ऑब्जर्व नहीं होते। आपको बता दूं टेट्राहेड्रल केसेस जनरली वीक लीगेंड में बनता है। वीक लीगेंड मतलब जहां डेल टी पी से कम होता है। आपको मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग लीगेंड वाले केसेस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व्ड नहीं होते। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, क्यों ऑब्जर्व्ड नहीं होते टेट्राहेड्रल वाले केसेस में स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केसेस? रीजन बता दूं, टेट्राहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। टेट्राहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, और जब एनर्जी इनके बीच में गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना प्रेफर करेगा, पेयरिंग करना प्रेफर नहीं करेगा। नहीं समझे?
टेट्राहेड्रल में सिर्फ यही केस पढ़ा जाता है, डेल टी ग्रेटर देन पी नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद नहीं करते। गैप कम है, पेयरिंग करना पसंद नहीं करते। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? टेट्राहेड्रल के केस में हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केसेस ऑब्जर्व नहीं होते टेट्राहेड्रल में। क्यों नहीं ऑब्जर्व होते? क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है। गैप कम क्यों होता है? क्योंकि रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होने के कारण गैप कम होता है। गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करना पसंद नहीं करेगा, वो ऊपर जाना प्रेफर करना पसंद करेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व नहीं होते। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि टेट्राहेड्रल में इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है। एनर्जी गैप कम है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करना पसंद करते हैं, पेयरिंग करना पसंद नहीं करते। इतनी बात समझ गई? इतनी बात समझ गई? डायग्राम बना लिया जाए बेटा। एनर्जी का भी कुछ एवरेज एनर्जी से 3 को 2 का हिस्सा दे दो, 3 को 2 का हिस्सा दे दो, 2 को 3 का हिस्सा दे दो, है ना? 2 को 3 का हिस्सा दे दो। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 0.4 डेल टी, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो माइनस का 0.6 डेल टी। एवरेज एनर्जी को बारी सेंटर कहते हैं। ये पांचों लिगेंड की बराबर एनर्जी बड़ी है, स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड कहते हैं। जब ये सेंट्रल मेटल एटम, जब ये फ्री एटम था, तब ये कहलाता है केस फ्री एटम का केस। ये पूरा एक डायग्राम आप बना लो। टेट्राहेड्रल के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केसेस इसलिए ऑब्जर्व नहीं होते क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर डेल टी की वैल्यू कम होती है। जब डेल टी कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद नहीं करते। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केसेस ऑब्जर्व नहीं होते टेट्राहेड्रल के अंदर। समझ गए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केसेस टेट्राहेड्रल के अंदर ऑब्जर्व्ड नहीं होते। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहा हूं मैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहा हूं। अब बच्चों एक चीज की कहानी और आती है, और वो कहानी ये है कि अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन, बेटा ये सीबीएसई में 2020 में पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड डेल नॉट। डेल टी और डेल नॉट के बीच में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड डेल नॉट। तो डेल टी आपको मैं बता दूं, आप अगर डेल टी की बात करते हैं और एक तरफ डेल नॉट की बात करते हैं, आपको रिलेशन सिखाता हूं। डेल टी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स को 4 लिगेंड रिपेल करते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। कौन से वो 3 ऑर्बिटल होते हैं? DXY, DYZ, DZX, जिनको 4 लिगेंड रिपेल करते हैं। डेल नॉट के केस में 2 ऑर्बिटल्स को dx² माइनस y² को कितने लिगेंड रिपेल करते हैं? 6 लिगेंड रिपेल करते हैं। तो इसके अंदर 3 को 4 रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, इसमें 2 को 6 का रिपल्शन प्रोवाइड होता है। तो मैं ऐसे लिख लूं 3/4 डेल टी इज इक्वल्स टू 2/6 डेल नॉट। तो यहां से रिलेशन आता है डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट। डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट। इस चीज को आप ध्यान रखें बेटा। अगर मैं बात करूं तो डेल टी के अंदर 3 ऑर्बिटल को 4 लिगेंड का रिपल्शन फील होता है। डेल नॉट की बात करूं तो इसमें 2 ऑर्बिटल को 6 लिगेंड का रिपल्शन फील होता है। तो डेल टी बराबर 3/4 2/6 डेल नॉट। सही है? मतलब 3 को 4 का रिपल्शन फील है, 2 को 6 का रिपल्शन फील है, बराबर कर दो। डेल टी बराबर डेल नॉट और ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से एक चीज मालूम चल गई कि डेल टी की वैल्यू डेल नॉट से कम होती है। डेल टी इज लेस देन डेल नॉट। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। अच्छा, 4 लिगेंड 3 ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे हैं, तो बताओ एक कितने को रिपेल करेगा? 3/4। 2 ऑर्बिटल को 6 लिगेंड रिपेल कर रहे हैं, तो एक को कितना करेगा? 2/6। दोनों को बराबर कर दिया, रिलेशन आ गया। तो डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट होता है। एनसीईआरटी में बताया नहीं है ये रिलेशन कैसे आया है। ये एनसीईआरटी बोलती है याद करना है। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड डेल नॉट। डेल टी और डेल नॉट में से कौन ज्यादा होता है? डेल टी ज्यादा होता है, डेल टी कम होता है, डेल नॉट ज्यादा होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड डेल नॉट, है ना? रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड
डेल नॉट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस केस में ज्यादा होती है? ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें 6 लिगेंड मिलकर 2 ऑर्बिटल को रिपेल करते हैं, और टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड मिलकर 3 को रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बताओ किस में ज्यादा रिपल्शन फील होगा? जहां 6 लिगेंड 2 को रिपेल करते हैं, या 4 लिगेंड 3 को रिपेल करते हैं? तो बताओ कहां रिपल्शन ज्यादा फील होगा? रिपल्शन वहां ज्यादा फील होगा जहां 6 लिगेंड मिलकर 2 को रिपेल करते हैं। क्या यहां तक की बात सही है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्टेबलाइजेशन नहीं है, मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल लिख देता हूं। डेल, कौन कौन से फैक्टर डेल को अफेक्ट करते हैं? तो डेल को पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम पर उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के क्लोज आएगा। जितना लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के क्लोज आएगा उतना ज्यादा रिपल्शन फील होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन फील होगा उतना ज्यादा डेल होगा। तो डेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6+3 है ना, और एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6+2। इन दोनों में से किसका डेल ज्यादा होगा? +3 वाले का ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होगा उतना डेल की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल में मैं बता दूं, नेचर ऑफ मेटल में जिन मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उनका डेल ज्यादा होता है। और जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है? 5d का, देन 4d का, देन 3d का। किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है? 5d का, देन 4d का, देन 3d का। इसीलिए मैंने सिखाया था 5d के केसेस में ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग। 5d के केसेस में ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग। क्यों सिखाया था 5d के केसेस में ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग? 4d के केसेस में ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव किस मेटल का ज्यादा होता है? 5d का ज्यादा होता है। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनके ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो डेल ज्यादा होगा। इसीलिए अब जैसे मान लो मैं तुम्हें दे दूं PtCl4-2 और एक तरफ मैं दे दूं तुम्हें PdCl4-2, 2 माइनस, बताओ किसका डेल ज्यादा होगा? 5। प्लेटिनम किसको बिलोंग करता है? 5d को। Pd किसको बिलोंग करता है? 4d को। तो 5d का ज्यादा होगा। PtCl4-2 का डेल ज्यादा होता है PdCl4-2 से। समझ गए? अगर मैं पूरा एग्जांपल की बात करूं तो PtCl4-2 और फिर लिख दूं PdCl4-2 और फिर मैं लिख दूं NiCl4-2। बताओ किसका डेल ज्यादा होगा? तो डेल सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका होगा। कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? नेचर ऑफ मेटल अफेक्ट कर रहा है। समझ गए? नेचर ऑफ मेटल अफेक्ट कर रहा है। क्यों नेचर ऑफ मेटल अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये 5d को बिलोंग करता है, ये 4d को, ये 3d को। 5d वालों का डेल सबसे ज्यादा होता है, देन 4d, देन 3d। इसीलिए 5d और 4d में सारे लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरह कंसीडर किया जाता है। तो दो फैक्टर हो गए। एक तो पहला फैक्टर हो गया चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, एंड दूसरा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ मेटल। इन पर हमारा क्या डिपेंड करता है? डेल डिपेंड करता है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? डेल का मतलब जानते हो ना? डेल का मतलब जानते हो ना? क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल का मतलब जानते हो ना? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जल्दी से बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जानते हो ना? डेल का मतलब जानते हो ना? चलो अब जरा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। एक और फैक्टर, तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इस बात पे है कि डेल वेदर द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल और वेदर द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। थर्ड फैक्टर कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, इस पे भी डेल डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, इस पे भी डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल का डेल ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में। रिलेशन क्या है? डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट।
डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट होता है। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं COCl का होल 6 3 माइनस और COCl का होल 4 2 माइनस, COCl का होल 6 माइनस 4 माइनस दे दिया। बताओ बच्चों यहाँ पर मेटल भी सेम है, मेटल भी सेम है, लीगेंड भी सेम है, लीगेंड भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। बोलो तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है और ये वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है। किसका डेल ज्यादा होता है, किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है। फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ लीगेंड। जितना ज्यादा लीगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा रिपल्शन फील होता है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में डेल ज्यादा होता है, वीक लीगेंड के केस में आपको पहले ही मालूम है डेल कम होता है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड वो होते हैं जो मेटल के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करते हो, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करेंगे तो उनके ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन होगा। वीक लीगेंड वो होते हैं जो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करते हैं, इसका मतलब उनके केस में रिपल्शन कम होगा। अब जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे दूं FeCN का होल 6 3 माइनस और FeH2O का होल 6 3 प्लस, बताओ दोनों में से डेल किसका ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ कौन सा फैक्टर लग रहा है, यहाँ जो फैक्टर लग रहा है वो नेचर ऑफ लीगेंड लग रहा है, पहचान लोगे इतने आराम से। तो बताओ किसका नेचर ऑफ लीगेंड लग रहा है, कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। Cn माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इस केस में आपका डेल ज्यादा होगा। तो डेल कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा फैक्टर क्या है वेदर द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तीसरा कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, वो 5D का है कि 4D का है कि 3D का है, और एक फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ लीगेंड। समझ गए नहीं समझे। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है डेल की वैल्यू, डेल की वैल्यू 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा डेल होगा उतना एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल के केस में स्ट्रॉन्ग लीगेंड ऑब्जर्व नहीं होते, उसके पीछे रीजन है कि T2G और EG के बीच में जो गैप है वो कम होता है और ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होता है। समझ गए नहीं समझे। अब जरा मुझे बताओ क्या रिलेशन है डेल टी और डेल नॉट के बीच में। डेल टी और डेल नॉट के बीच में रिलेशन है डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट। डेल टी और डेल नॉट के बीच में रिलेशन है डेल टी बराबर 4/9 डेल नॉट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी बात, डेल नॉट की वैल्यू डेल टी से ज्यादा होती है, मतलब किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, डेल नॉट में ज्यादा होती है। जहां 6 लीगेंड 2 ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे हैं वहां 4 लीगेंड 3 ऑर्बिटल को रिपेल कर रहे हैं, तो डेल नॉट में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और डेल टी में कम होती है। अच्छा डेल और किस पे डिपेंड करता है, डेल किस किस पे डिपेंड करता है अभी सिखाया है। एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम की ऑन सेंट्रल मेटल एटम, और अच्छा किस पे डिपेंड करता है, डेल डिपेंड करता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। डेल और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, इस पे डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, इस पे डिपेंड करता है। एक और पे डिपेंड करता है, डेल डिपेंड करता है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वेदर द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। एक और पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लीगेंड, नेचर ऑफ लीगेंड पे भी डिपेंड करता है। समझ गए नहीं समझे। डेल की वैल्यू, डेल मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना ज्यादा डेल कब ज्यादा होता है, जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनके ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ गए ना मेरी बात। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड वो होते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वीक लीगेंड वो होते हैं जो कम इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब क्या क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक पे आ गए। इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैं आपको बता दूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट नेचर को कंसीडर नहीं किया था, कोवेलेंट नेचर को कंसीडर नहीं किया, नॉट कंसीडर। अच्छा एक चीज ये समझ में आ गई, कोवेलेंट नेचर को कंसीडर नहीं किया सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। एक और कंसेप्ट है, उन्होंने क्या कहा, जो एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड जो होते हैं वो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए था सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ज्यादा होना चाहिए था सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए था सेंट्रल मेटल एटम के साथ एनायनिक लिगेंड का। तो एनायनिक लिगेंड को किस कैटेगरी में आना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आना चाहिए था, बट ये तो किस कैटेगरी में थे, ज्यादातर वीक लिगेंड की कैटेगरी में थे। तो ये दोनों मेजर ड्रॉबैक थे सीएफटी के। ड्रॉबैक ऑफ सीएफटी में ये था, और ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी में क्या था, अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी में क्या था, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी में क्या था, वीबीटी का क्या ड्रॉबैक था, वीबीटी का ड्रॉबैक था एक तो ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बता पाया, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बता पाया, दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से, थर्ड ये नहीं बता पाया कि कुछ केसेस में लीगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों माने गए, कुछ केसेस में लीगेंड वीक क्यों माना गया, वीक लीगेंड कौन से लीगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन से होते हैं, और फोर्थ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बता पाया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बता पाया। नहीं बता पाया, तो चार चीजें नहीं बता पाए। अब हम अगले टर्न पे जो पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे जो हम पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे, समझ गए। नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।